कंपोजिट नंबर है तो इसके फैक्टर्स भी होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन होगी बाय द बेसिक थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है जी। तो यदि मैं कहूं कि भाई ए के मैंने टुकड़े कर दिए, अच्छे फैक्टर तो हो नहीं सकते कि ये इस वाले को भी काट देगा और इस वाले को भी काट देगा, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो कोई कंपल्सन नहीं है कि इसको भी काटेगा और इसको भी, क्योंकि पी एक प्राइम नंबर है, एक ही फैक्टर है इसका। क्या ऊपर कंडीशंस लगती है भाई कि पी और क्या इंटीजर है, क्या नॉट इज इक्वल टू 0 है, वो कंडीशंस भी यहाँ पर लगनी। ठीक है जी। नमस्कार साथियों, आज दोबारा से फिर आए हैं भाई एक बड़े ही लंबे अंतराल के बाद। आज आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 का कंसेप्ट है जिसके ऊपर आपका क्वेश्चन मेन बनता है, जो क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। उसके ऊपर एक थ्योरम है, पहले उस थ्योरम को रिवाइज करते हैं, जो कि है आपकी कि यदि p कोई भी एक प्राइम नंबर है, ये जो थ्योरम है भाई, ये थ्योरम आपकी इरेशनल नंबर जो प्रूव करने होते हैं उन क्वेश्चंस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन इस थ्योरम के बिना होगा ही नहीं, और वो क्वेश्चन पेपर में हर साल आना ही आना है, हर साल आता है। आप कितना ही पीछे का पेपर उठा लेना, कितना ही प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, आपको वो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस बड़े ही अच्छे तरीके से करनी है कुछ नहीं, लगभग एक ही पैटर्न चलता है पूरे क्वेश्चन में। एक बार इस थ्योरम को देखते हैं और इस थ्योरम के बेस पर ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है भाई। थ्योरम क्या है देखिए, लेट पी बी ए प्राइम नंबर, पी जो है वो एक प्राइम नंबर है इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वेयर, और यदि जो पी है वो ए स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा भाई, ये थ्योरम है। ठीक है जी। पी ए को भी डिवाइड करेगा वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर जो ए है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है जी। बड़ी ही बेसिक चीजें है भाई इसके अंदर। देखिए यहां कहा गया पी जो है कोई एक प्राइम नंबर है, पी जो है कोई भी एक प्राइम नंबर है और वो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वेयर को, तो हम ए को पी जो है ए को भी डिवाइड करेगा, ये हमने प्रूव करना है यहां से। ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि लेट, अब ए को अगर डिवाइड कर रहा है इसका मतलब ए के पार्ट्स हो रहे हैं कुछ ना कुछ, इसका मतलब ये है कि ए के कुछ ना कुछ फैक्टर्स हो रहे हैं भाई। डिवाइड करने का मतलब क्या, वो इसका एक फैक्टर है। ठीक है जी। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, उसका एक फैक्टर है। मान लिया मैं आपसे कहूं कि भाई 10 है, 10 को आप डिवाइड करिए 2 से, तो 2 से डिवाइड तो तभी होगा ना जब वो इसका एक फैक्टर होगा। यदि मैं 10 को लिखना चाहूं तो 2 into 5 ही तो लिखा जाएगा, इसका मतलब 2 फैक्टर होंगे इसके। ठीक है जी। तो यहां पर क्या कहा है कि ए को डिवाइड करता है, ए को अगर डिवाइड करता है इसका मतलब ए के और भी कुछ ना कुछ फैक्टर्स होंगे, यानी कि उसको नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स में तोड़ा जा सकता है बाय द थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है। जो हमारी फर्स्ट अर्थमेटिक की थ्योरम है उसके अनुसार, बेसिक थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं उसको, उसके अनुसार किसी भी एक नंबर को यदि फैक्टर्स ऑफ प्राइम्स में यदि तोड़ा जा सकता है इसका मतलब वो एक कंपोजिट नंबर है। या फिर अगर कोई एक कंपोजिट नंबर है तो उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये है हमारी बेसिक थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो यहां हम कह रहे हैं भाई कि लेट ए बी अ कंपोजिट नंबर, भाई यदि इसके फैक्टर हो रहे हैं इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है जी। और यदि ये कंपोजिट नंबर है तो इसके फैक्टर्स भी होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन होगी बाय द बेसिक थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है जी। तो यदि मैं कहूं कि भाई ए के मैंने टुकड़े कर दिए किस तरीके से कि ए के टुकड़े कर दिए किस तरीके से कि b1 इंटू b2 इंटू b3 इंटू इस तरीके से, तो दुनिया भर के टुकड़े इसके कुछ भी हो सकते हैं। मान लिया n तक गए, प्राइम नंबर्स n तक गए, मल्टीप्लीकेशन होते होते। ठीक है जी। अब यदि मैं यहां से a का स्क्वायर निकाल लूं, a का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ भाई, जो मेरे पास ये फैक्टर्स हैं, जो ये फैक्टर्स हैं इनका भी स्क्वायर, यानी कि ये दोबारा से मल्टीप्लाई हो गए अपने आप से।
ठीक है जी। तो यदि मैं इसका स्क्वायर करूं तो कैसे लिखेंगे भाई, b1 क्रॉस b2 क्रॉस b3 अप टू कहां तक जाएगा, n तक। इसका स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसी से, यानी कि b1 इंटू b2 इंटू b3 इंटू कहां तक भाई, n तक, इंटू में n तक। ऐसे फैक्टर्स होंगे भाई इसके इस तरीके से। और जब आप इनको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इनका स्क्वायर हो जाएगा भाई, b1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होंगे और कोई नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होता है तो वहां पर स्क्वायर हो जाता है, पावर इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर ए स्क्वायर। अब सवाल में देखिए भाई, सवाल में कहा गया है कि लेट p बी ए प्राइम नंबर, p कोई एक प्राइम नंबर है, p कोई एक प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, यदि p जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, p जो है कोई एक, p जो है कोई एक प्राइम नंबर है, p कोई एक प्राइम नंबर है जो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। भाई अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है p, यदि ए स्क्वायर को डिवाइड करता है p, इसका मतलब इनमें से कोई ना कोई एक फैक्टर होगा भाई वो। हाँ भाई, यदि p जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब इनमें से ही तो कोई ना कोई एक फैक्टर होगा भाई। क्या ये बात समझ आ रही है, क्या ये बात समझ आ रही है? क्योंकि ए स्क्वायर को डिवाइड तो तभी करेगा, अगर मैं यहां लिख दूं ए स्क्वायर बाई पी, ए स्क्वायर डिवाइड हो गया पी से। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कोई ना कोई एक फैक्टर ऐसा है जो पी से कटेगा, इनमें से कोई ना कोई एक फैक्टर ऐसा है इनमें से कोई ना कोई एक फैक्टर ऐसा है जो पी से कटेगा, क्योंकि ये कह रहा है डिवाइड करता है तो पूरा ही करेगा। ठीक है जी, इसका मतलब कोई ना कोई एक फैक्टर कटेगा, कोई ना कोई एक फैक्टर कटेगा। अब यदि फैक्टर कटेगा तो वो यहां से अगर कट गया, मान लिया अगर ये वाला फैक्टर मेरा p है, मान लो कि ये फैक्टर अगर मेरा p है, ये वो कॉमन वाला फैक्टर है जो कटना है। ठीक है, तो अगर ये यहां पर है तो यहां पर भी तो होगा, क्योंकि a का तो स्क्वायर था, तो p यदि इसको डिवाइड कर रहा है तो इसको भी करेगा, क्योंकि p एक प्राइम नंबर ना भाई, इसके अलग से फैक्टर तो हो नहीं सकते कि ये इस वाले को भी काट देगा और इस वाले को भी काट देगा, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो कोई कंपल्सन नहीं है कि इसको भी काटेगा और इसको भी, क्योंकि p एक प्राइम नंबर है, एक ही फैक्टर है इसका। ठीक है, एक ही बार कटेगा ये। तो यदि मैं ये कहूं कि इससे ये कट गया तो ये फिर भी बचा ना, ये फिर भी बचा। अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि a भी डिवाइड होगा p से, a भी डिवाइड होगा p से? किस हिसाब से? देखो भाई यहां पर इसने क्या किया, इसने इसी पार्ट को तो डिवाइड किया है, ये कौन है, ये a ही तो है, ये a ही तो है, a को a से मल्टीप्लाई आपने किया था, ये एक प्राइम नंबर है। अब ये प्राइम नंबर है तो एक प्राइम नंबर को ही काटेगा, यानी कि अपने आप को ही काटेगा। तो वो फैक्टर या तो आप ये इनमें से कोई एक मान लो या इनमें से कोई एक, क्योंकि है तो रिपीटेशन ही, तो या तो आप यहां से काट लो या यहां से काट लो, कटेगा एक जगह से, एक जगह फिर भी बची, इसका मतलब यदि मैं यहां से भी काटना चाहूं पी से तो कट सकता है, यदि इसको भी मैं काटना चाहूं पी से तो कट सकता है। और ये है कौन, ये तो ए है, कंप्लीट ही तो ए स्क्वायर था, ये तो ए बचा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि यदि ए स्क्वायर डिविजिबल है पी से तो ए भी डिविजिबल होगा पी से, हेंस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई पी। ठीक है जी, कोई डाउट है यहां तक? कोई डाउट है क्या यहां तक? ये थ्योरम है भाई, इस थ्योरम के बेस पर ही आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं। क्लियर है जी? ये क्लियर है? आगे देखिए, एक्सरसाइज 1.2 का जो हमारा फर्स्ट सम है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई एग्जाम में,
और फिक्स जगह है, जगह भी इनकी फिक्स है। देखिए हमसे कहा गया है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, कि रूट 5 जो है एक इरेशनल होगा, मुझे प्रूव करना है। प्रूव करने का मतलब क्या भाई, सामने वाला बोल रहा है कि ये इरेशनल है, आप बताओ कैसे। इसका मतलब है वो ये कहना चाह रहा है कि ये रूट 5 इरेशनल नहीं है। अगर है तो कैसे, तुम ये बताओ। यानी कि आपको एविडेंस देना पड़ेगा कि ये इरेशनल कैसे हुआ। इसका मतलब सामने वाला मान ही नहीं रहा कि ये इरेशनल है, तो वो क्या मान रहा है, जो वो मान रहा है हम भी वही मान लेते हैं कि भाई चलो आपकी बात बड़ी कर दी, ये इरेशनल नहीं है। ठीक है जी, ज्यादा बहसबाजी ना करते हुए हम कह देते हैं कि ये इरेशनल नहीं है, ये रेशनल ही है, आप खुश रहो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां से इसको सोल्व करते वक्त हम लिखेंगे भाई कि लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है भाई, क्लियर है। वो कह रहा है कि आप इरेशनल बताओ कैसे है, तो हम कह रहे हैं भाई हम बहस नहीं कर रहे, आप ये कह रहे हो ना कि इरेशनल कैसे है, हम कह रहे हैं कि इरेशनल है ही नहीं। ठीक है, बहसबाजी खत्म, हम कह देते हैं कि रेशनल है। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। और यदि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, यदि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, तो इसको भाई पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। रेशनल नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। देन रूट 5 कैन बी रिटन एज, उसको कैसे लिख सकते हैं भाई, रूट 5 को लिख सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में, वेयर P and Q are co-prime numbers. P and Q are co-prime numbers. अब co-prime numbers क्या होते हैं भाई, co-prime numbers क्या होते हैं, co-prime numbers ऐसे numbers होते हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना आता हो, या फिर आप ये कह सकते हैं ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 आता है, उन्हें हम कोप्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है जी, यानी कि P और Q किसी भी एक अनदर नंबर से कटेंगे नहीं, इन शॉर्ट ये मतलब है। ठीक है जी, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। वेयर रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर P एंड Q आर कोप्राइम नंबर्स, एंड बाकी जो P और Q पर कंडीशंस लगती है भाई कि P और Q इंटीजर हैं, Q नॉट इज इक्वल टू 0 है, वो कंडीशंस भी यहां पर लगनी। ठीक है जी, चाहो तो बता देना, अदरवाइज अंडरस्टूड है, क्योंकि हमने बोला इसको कि रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की कंडीशंस ऑटोमेटिक फुलफिल। ठीक है, Q नॉट इज इक्वल टू 0 और P एंड Q आर इंटीजर्स, ये कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या करना भाई, इसको यहां मल्टीप्लाई कर लो Q को, तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट 5Q इज इक्वल टू P हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू P हो जाएगा। ठीक है, और P होने के बाद हम SBS कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। इससे क्या होगा, मेरा रूट का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, अनरूट खत्म। यहां से स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से वैल्यू आएगी 5Q स्क्वेयर इज इक्वल टू P स्क्वेयर। ठीक है जी, 5Q स्क्वेयर इज इक्वल टू P स्क्वेयर। ठीक है जी, यहां तक सब ठीक है। अब इस 5 को यदि मैं वहां भेजूं तो डिवीजन में जाएगा, यदि 5 को वहां भेजा जाए तो डिवीजन में जाएगा, तो Q स्क्वेयर इज इक्वल टू आ गया जी P स्क्वेयर बाई 5, Q स्क्वेयर इज इक्वल टू आ गया P स्क्वेयर बाई 5। आगे देखिए भाई, P स्क्वेयर बाई 5 क्या आ गया है,
क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाई 5। पी स्क्वेयर बाई 5, भाई क्यू क्या था? क्यू एक इंटीजर था, क्यू एक इंटीजर था, और इंटीजर का स्क्वायर भी एक इंटीजर ही आएगा, इंटीजर का स्क्वायर भी एक इंटीजर ही आएगा। इसका मतलब अब यहां आ जाओ, अगर 5 इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा तभी एक इंटीजर आंसर आएगा। ये बात समझ पा रहे हैं आप? यदि 5 इस पी स्क्वायर को कंप्लीट डिवाइड करे तभी एक इंटीजर आएगा, अदरवाइज डेसिमल वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से क्या पता लगा? इसका मतलब ये हुआ कि पी स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। या फिर आप ये कह सकते हैं कि 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, ठीक है। और अभी जो आपने थ्योरम पढ़ी है उसके अनुसार यदि पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से तो पी भी होगा, तो पी भी होगा। हेंस 5 डिवाइड्स पी ऑल्सो। 5 जो है भाई पी को भी डिवाइड करेगा जरूर, ठीक है ना। 5 जो है पी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पी को भी करेगा। अब उसके बाद देखिए, यदि 5 पी को डिवाइड करेगा तो मैं ऐसे लिख पाऊंगा भाई कि पी अपॉन 5, इसका मतलब यही तो है, पी अपॉन 5 इज इक्वल टू कोई एक नंबर मान लेते हैं जी सी। भाई अगर डिवाइड करेगा, पूरा डिवाइड करेगा तो एक इंटीजर ही आंसर देगा, तो सी मैंने एक इंटीजर अलग से ले लिया, इसको लेट कर लो, चाहे लेट, इसको मैंने सी के इक्वल मान लिया, ठीक है जी। और अगर ये सी के इक्वल है तो पी की वैल्यू क्या आ गई यहां से? पी इक्वल्स टू 5 सी, पी इक्वल्स टू 5 सी। ये बात समझ आ रही है भाई? पी इज इक्वल टू 5 सी। इस वैल्यू को आप यूज कर दीजिए पहले वाले में, कहा? यही रख लो, चाहे इस पे नंबर 1 डाल दिया, इस पे नंबर 2, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर पुट 2 in 1, ठीक है। इस वैल्यू को यहां पुट करते हैं भाई, तो क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 5c, और इसका कर देंगे हम स्क्वेयर, क्योंकि पी का स्क्वेयर था, डिवाइडेड बाई 5। इसको आगे आप फर्दर सोल्व करेंगे तो क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 25c स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 5, ठीक है जी। 5 से इसको कट करेंगे तो 5 5 जा, तो क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू आ गया जी 5c स्क्वेयर, क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू आ गया 5c स्क्वेयर। इस 5 को यदि मैं इस साइड लेकर आऊं, यदि 5 को दूसरी साइड शिफ्ट करूं तो मुझे मिलेगा क्यू स्क्वेयर बाई 5 इज इक्वल्स टू सी स्क्वेयर, क्यू स्क्वेयर बाई 5 इज इक्वल्स टू सी स्क्वेयर। फिर से वही कंसेप्ट आ गया भाई, सी को हमने क्या लेट किया था? अभी एक इंटीजर लेट किया था यहां से, ठीक है। यदि सी एक इंटीजर है तो क्यू स्क्वेयर को 5 से पूरा पूरा डिवाइड होना पड़ेगा, डेसिमल वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि डेसिमल वैल्यू आई तो इंटीजर थोड़ी बचेगा, स्क्वेयर में फिर और बड़ी डेसिमल वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहां से फिर वही बात आ गई कि भाई नंबर 3, फ्रॉम 3 का यूज करते हुए हम कह सकते हैं कि 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वेयर, 5 जो है क्यू स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है, और यदि 5 क्यू स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्यू को भी करेगा, थ्योरम के अनुसार। ऑल्सो 5 डिवाइड्स क्यू, 5 जो भाई क्यू को भी डिवाइड करेगा, ठीक है जी, 5 जो है क्यू को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्यू बाई 5, इसका मतलब भाई क्यू बाई 5 कोई एक नंबर, क्यू बाई 5 कोई एक नंबर, डी मान लो, मान लिया हमने डी मान लिया, क्यू बाई 5 इक्वल्स टू डी। तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? क्यू की वैल्यू क्या आएगी? 5d। हाँ जी, क्यू की वैल्यू क्या आई? 5d। क्लियर है?
यहां से हमने दिखाया था P इज इक्वल टू 5C है, यानी कि P जो है 5 से डिवाइड होता है। यहां हमने दिखाया कि Q जो है 5 से डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि P और Q का एक कॉमन नंबर आ गया हमारे पास, P और Q का एक कॉमन फैक्टर हमें मिल गया 5। यहां हम लिख सकते हैं कि यूजिंग सेकंड एंड थर्ड, यूजिंग सेकंड एंड थर्ड, we can say that we can say that we can say that 5 is a common factor, 5 is a common factor of P and Q both, P and Q both। ठीक है जी, P and Q both which contradicts our assumption which contradicts our assumption that P and Q are co-prime। ठीक है जी, यहां से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि हम शुरू में तो बोलकर चले थे P और Q आपस में को-प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, और यहां हमने दिखा दिया कि P और Q का तो एक कॉमन पॉइंट आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है, दैट इज 5। ठीक है, और यदि 5 एक कॉमन फैक्टर आ गया तो ये तो गड़बड़ हो गई ना, हमने पहले कुछ माना था अब आ कुछ गया। ठीक है, तो दिस कंट्राडिक्शन is arise due to our wrong assumption। ये क्यों हुआ भाई, ये इसलिए हुआ कि हमने जो मानना था ना वो गलत था, हमने गलत मान लिया था, इस वजह से ये गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो हैंस, तो इसका मतलब क्या हुआ, √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है जी, आया सवाल समझ में कि √5 को यदि हम रेशनल नंबर मानकर चले, शुरू में हमने यही माना कि √5 अगर एक रेशनल नंबर है और उसको करते करते हम लास्ट में आए तो हमने देखा भाई ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ये गड़बड़ हो गई। तो वो गड़बड़ क्यों हुई, क्योंकि हमने शुरू में रेशनल नंबर लेट किया था। तो यदि शुरू में रेशनल नंबर हम लेकर चले और कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, इसका मतलब हमने गलत माना था। तो उस गलती को सुधारते हुए लास्ट में हम उस कथन को जो हमने माना था उसको रिप्लेस कर देते हैं बाय एक्यूरेट लाइन, दैट इज √5 इज इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से ये प्रूव होता है कि √5 जो है एक इरेशनल नंबर होगा, ना कि रेशनल नंबर। ठीक है जी, एक बार फिर देख लीजिए इस क्वेश्चन को, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में आता है। ठीक है, देखिए क्लियर, आगे देखिए फिर। इसके बाद एक ये क्वेश्चन है भाई, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी आपको, सिर्फ आप √5 को इरेशनल दिखा दीजिए। ठीक है, सिर्फ √5 को इरेशनल दिखा दीजिए और लास्ट में लिख दीजिए कि 3 एक रेशनल नंबर है भाई, तो रेशनल नंबर में यदि हम कोई इरेशनल नंबर ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा इरेशनल ही आता है। यदि आप रेशनल नंबर में से कोई इरेशनल नंबर घटाते हैं तो भी एक इरेशनल नंबर ही आता है।
यदि आप रेशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी एक इरेशनल नंबर ही आता है। यदि आप किसी रेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आंसर इरेशनल ही आता है। ये रूल आप लोग याद कर लीजिए। यदि अलग मेथड नहीं करना है, ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन किया वहां से आप रूट वाला पार्ट निकाल लीजिए और उसको इरेशनल प्रूव कर दीजिए और लास्ट में जो कंडीशन लग रही है वो लगा दीजिए। पहले यहां मल्टीप्लीकेशन की लगेगी ये वाली, ये इरेशनल, और फिर इरेशनल में आप रेशनल जोड़ रहे हैं इनकी ये वाली लगेगी, वो भी इरेशनल। ठीक है जी। और यदि नहीं तो फिर कंप्लीट मेथड भी बता रहा हूं वो भी देख लीजिए। देखें भाई, यदि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इस तरीके से और आपको रूट 5 नहीं प्रूव करना आता तो कैसे करेंगे? सेम प्रोसीजर चलेगा, उसी प्रोसीजर से काम करना है। हम इसको मान लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है जी। हम इसको लेट कर लेते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह चलेंगे भाई, बिल्कुल पिछले वाले की तरह। और यदि ये एक रेशनल नंबर है देन या फिर देयरफॉर 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू a/b। इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं भाई, वेयर a एंड b आर को-प्राइम, a एंड b आर को-प्राइम, ठीक है जी। वेयर a एंड b आर को-प्राइम नंबर्स होंगे। और यदि को-प्राइम नंबर्स होंगे तो यदि को-प्राइम नंबर्स होंगे और इसके साथ साथ भाई a एंड b आर इंटीजर्स भी होंगे, और b0 = 0 भी होंगे, ठीक है जी। ये कंडीशंस लगेंगी यहां पर, ठीक है। एनी डाउट्स इसमें भाई? पिछले क्वेश्चन की तरह एज इट इज चलेंगे जी। अब यहां से 2√5 इज इक्वल्स टू a/b तो था ही भाई। यदि ये 3 वहां जाएगा तो नेगेटिव में आएगा, जी, ठीक है। और √5 इज इक्वल टू a - 3b, यदि इसका एलसीएम ले दूं अपॉन में b आएगा भाई, a - 3b एलसीएम ले दिया इसका, 3b अपॉन b। और ये 2 यहां मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो डिवीजन, ठीक है जी। ये 2 यहां मल्टीप्लीकेशन में था, दूसरी साइड शिफ्ट हुआ तो डिवीजन में। तो √5 की वैल्यू क्या आ गई? a - 3b इज डिवाइडेड बाई 2b। क्लियर है जी? यहां तक कोई डाउट? ठीक है। और यहां पर a और b क्या थे भाई? a और b क्या थे? इंटीजर्स थे। a और b क्या थे? इंटीजर्स थे। और इंटीजर्स होने की वजह से, ठीक है, सिंस a and b are integers, since a and b are integers, that since a and b are integers, then a - 3b divided by 2b is a rational number, for every a and b। a और b की वैल्यू कुछ भी होती रहो, क्योंकि a और b क्या है? इंटीजर्स हैं, ठीक है। a और b की वैल्यू कुछ भी होती रहो, इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा भाई? इसका आंसर जो है वो क्या आएगा? एक रेशनल नंबर, ठीक है जी। इसका नंबर आएगा रेशनल नंबर। और ये क्या है? इरेशनल। और ये क्या है? इरेशनल। तो इट इज कॉन्ट्ररी
इट इज कॉन्ट्रेरी यानी कि उल्टा हो गया भाई, टू द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है जी। क्या हुआ है कि वो वैल्यू राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है, जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है ये तो आ गई मेरी रेशनल, लेकिन ये होता है इरेशनल और बीच में आ गया इक्वल टू, तो गड़बड़ हो गई। ठीक है जी, गड़बड़ हो गई। तो यहां लिखा है इट इज कॉन्ट्ररी टू द फैक्ट, ये उस फैक्ट का उल्टा है दैट क्या कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। रूट 5 तो एक इरेशनल है, लेकिन वहां से रेशनल आ रहा है, तो गड़बड़ हो गई ना। तो इट इज कॉन्ट्ररी टू द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल। इट इज ड्यू टू ये क्यों हुई भाई, ड्यू टू आवर रोंग अजम्पशन। इट इज ड्यू टू आवर रोंग अजम्पशन दैट 3 + 2 रूट 5 is a rational number, is a rational number। hence इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब 3 + 2 रूट 5 क्या माननी पड़ेगी हमें, hence 3 + 2 रूट 5 is a irrational number। इरेशनल नंबर। ठीक है जी, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर भी आपको अब 3 पार्ट दिए गए भाई, 3। ठीक है, इनको आप लोग ट्राई करना, यदि नहीं हो पाए तो कमेंट डाल देना, उसमें आपको जरूर बताएंगे। वैसे तरीका वही है जो अभी आपको बता दिया गया पीछे। ठीक है, 1/√2 में इसको p/q मानोगे, रेसिप्रोकल कर दो, इक्वल टू √2 ही आ गया, फिर √2 को इरेशनल दिखाना है। क्लियर है जी, सेम प्रोसीजर। ये मल्टीप्लीकेशन का केस हो गया, इसमें 7 शिफ्ट हो जाएगा। देखो 1/√2 को क्या करोगे आप, p/q के इक्वल मानेंगे, p/q के इक्वल मानेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर दो, या फिर क्या लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कि क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो क्या आएगा, q इज इक्वल टू √2p, और बाकी सारा का सारा प्रोसीजर जो रूट 5 वाले क्वेश्चन में कराया था। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, p और q का कॉमन फैक्टर दिखा दो इस तरीके से। ठीक है जी, ये आ जाओ भाई 7√5, इसमें क्या मानोगे आप, p/q ही मानोगे, तो होगा क्या, ये 7 यहाँ से उठकर वहाँ चला जाएगा, यानी कि अपोन में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई भी एक इंटीजर यदि किसी दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई होता है तो भी एक इंटीजर ही बनता है। तो इसको यहाँ से हटाकर, इसको यहाँ से हटाकर हम कोई और एक अलग से इंटीजर ले लेंगे, ये लो जी, बाकी सेम प्रोसीजर। ठीक है जी, और लास्ट वाला तो अभी अपने पिछला क्वेश्चन कराई है, 3 + 2 रूट 5। क्लियर, यदि समझ आ गया है तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है जी, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।